आज के व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में जो विषय वस्तु है वह यूरोपकालीन इतिहास लेखन में पुनर्जागरण का प्रभाव। अब इस यूरोप के इतिहास लेखन में पुनर्जागरण कालीन इतिहास लेखन की परंपरा, उस विषय वस्तु के अंतर्गत आज जो चर्चा करेंगे वह ह्यूमनिज्म या मानववादी इतिहास लेखन के बारे में चर्चा होगी। ह्यूमनिस्ट हिस्टोग्राफी जिसे कहा जाएगा। मानववादी इतिहास लेखन या हम पुनर्जागरणकालीन इतिहास लेखन के बारे में जब चर्चा करते हैं तो इससे पहले जो व्याख्यान में हमने विस्तृत व्याख्या की है पुनर्जागरण काल के बारे में या पुनर्जागरण के अर्थ और तात्पर्य और उसकी विषय वस्तु के बारे में, तब हमने आपको बताया होगा कि उस समय ह्यूमनिज्म, मानववादी इतिहास लेखन और विज्ञानवाद, बौद्धिक या तर्कवादी इतिहास लेखन, स्वच्छंदवादी इतिहास लेखन और प्रबोधन काल का इतिहास लेखन की परंपरा प्रारंभ किए गए थे, जिसपे अलग अलग इतिहासविद और विद्वान और फिलोसफर ने अपने दृष्टिकोण में इतिहास की व्याख्या की थी। तो उस विषय वस्तु के अंतर्गत आज हम पहले विषय वस्तु में चर्चा करेंगे जो कि मानववादी इतिहास लेखन है। और इस मानववादी इतिहास लेखन के बारे में जब चर्चा की जाती है तो हमें यह बताना आवश्यक हो जाएगा कि मानववादी इतिहास लेखन की परंपरा क्यों प्रारंभ की गई। जैसा कि पुनर्जागरण काल में बताया गया था आप सभी को कि एक ऐसे युग की चर्चा हो रही थी जिसे आप सभी डार्क एज के बारे में जानते हैं, अंधकार युग। अंधकार युग जो 5वीं सदी के पश्चात, 5वीं शताब्दी के पश्चात और 13वीं या 14वीं शताब्दी से पहले का इतिहास लेखन, जिसे हम एक डार्क युग, अंधकार युग की संज्ञा से परिभाषित करते हैं। उसका कारण यह है कि उस युग में अंधविश्वास, आडंबर और ईश्वरीय सत्ता या ईश्वरीय दृष्टिकोण में इतिहास की परंपरा, पोप की सत्ता या चर्च के इतिहास के बारे में व्याख्या करते हैं। और उस चर्च ने राजनीतिक स्वरूप में अपना दृष्टिकोण, जिसमें ईश्वरीय सत्ता और पारलौकिक इतिहास लेखन के बारे में व्याख्या करने प्रारंभ कर देते हैं, जिससे समाज में बहुत सारे अंधविश्वास, आडंबर जैसा कुरीतियां व्याप्त हो जाती हैं। उस दृष्टिकोण में लिखे गए इतिहास को हमने अंधकार युग या अंधकार एज की चर्चा करते हैं, अंधकार युग की चर्चा करते हैं डार्क एज में। तो इस डार्क एज से निकालने का कार्य, ये अंधकार युग से आगे बढ़ने का कार्य सर्वप्रथम जब हम देखते हैं पुनर्जागरण कालीन इतिहास लेखन में तो इटली से प्रारंभ होता है। इटली में बहुत सारे ऐसे इतिहासकार या इतिहासविद और वहां के व्यापारियों ने और वहां के फिलोसफर ने अपना बहुत सारा योगदान दिया था। सर्वप्रथम अगर हम कहा जाए तो पेट्रार्क के समय में जो उस समय की आधुनिक शिक्षा का दृष्टिकोण जो प्रारंभ हुआ था, जैसे कि नवीन शिक्षा का दृष्टिकोण प्रारंभ हुआ था, जैसे कि हम इस पे एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करना चाहेंगे। जैसे बताया जाए डार्क एज, अंधकार युग। अंधकार युग में भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन वह शिक्षा का दृष्टिकोण जो होता था वो पारलौकिक शिक्षा के दृष्टिकोण में मानव समाज को शिक्षा दी जा रही थी। पारलौकिक मतलब एक अन्य लोक की चर्चा करना, दूसरे युग की चर्चा करना, ईश्वरीय सत्ता की चर्चा करना, डिवाइन थ्योरी के बारे में बताया जाना, जो पारलौकिक सत्ता के बारे में या पारलौकिक शिक्षा के बारे में बताया जा रहा था। इसके पश्चात जो नवीन शिक्षा का दृष्टिकोण होता है, उस दृष्टिकोण में, नवीन शिक्षा के दृष्टिकोण में सभी को एक सामान्य या बौद्धिक शिक्षा का दृष्टिकोण अपनाया गया, जिसमें इंटेलेक्चुअल एजुकेशन सिस्टम अपनाया गया, जिसमें बौद्धिकता या वैचारिक दृष्टिकोण का प्रभाव पूरे समाज में व्याप्त होने लगता है। और इस बौद्धिकता के दौर में मानववाद एक ईश्वरीय सत्ता को और अंधकार को, और ईश्वरीय सत्ता और एक अंधकार को निकाल फेंकने का युग प्रारंभ होता है, जिस युग में मानववाद की चर्चा की जाने लगती है। हमने जैसा कि बताया था, पेट्रार्क ने और ब्रूनो ने और अन्य इतिहासकारों ने जब प्रारंभिक दौर के इतिहास लेखन के बारे में चर्चा करते हैं तो उस दौर में राजकुमारों का इतिहास या एक महान व्यक्ति का इतिहास और उनकी महानता के कार्य और समाज में किसी प्रकार को
सुधार करने के कार्य या कुरीतियों को दूर करने का कार्य वो व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। तो प्रारंभिक दौर में हम देख सकते हैं राजवंशों, राजसत्ता और राजकुमारों के इतिहास के बारे में चर्चा मिलने लगती है। अब इन इतिहासकारों ने उन राजकुमारों के बारे में इतिहास को एक खोजने की परंपरा प्रारंभ की गई। अब उस खोजने की परंपरा में उस इतिहास को कहां खोजा जाए, तो इसके लिए एक दृष्टिकोण नया अपनाया जाने लगा, जिसे हम नवीन दृष्टिकोण के रूप में देखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में, जिसे पुरातत्व विज्ञान या पुरानिधियों की खोज किया जाना। जैसा कि इटली से प्रारंभ होता है और इटली से प्रारंभ होते हुए अन्य शहरों में, फ्लोरेंस में, अन्य क्षेत्रों में, यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी ये इस प्रकार की पुरानिधियों को खोजा जाने लगा। और उन पुरानिधियों को खोजने का कार्य वहां के व्यापारियों ने और इसके साथ साथ बहुत सारे इतिहासविदों ने प्रारंभ किया गया। फ्लोरेंस के संबंध में कहा जाएगा कि उनके इतिहास को खोजने का कार्य निकोलो कोंटी ने एक इतिहासविद के द्वारा संग्रहालयों को स्थापित किया जाना और उस संग्रहालयों में उन प्रानिधियों को स्थापित करते हुए रखा जाना है, जिसमें हम कह सकते हैं टेसिटस के जर्मेनिया, एग्रीकोला और अन्य साहित्यिक इतिहास या दस्तावेजों को और बहुत सारे ऐसे ताम्रपत्रों को और पुरालेखों को, पुरानिधियों को, अभिलेखों को लेखों के माध्यम से, सोने के सिक्कों के माध्यम से या अन्य पुरानिधियों के माध्यम से, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस के माध्यम से उन इतिहास को खोज कर संग्रहालयों में संग्रहित करके रखा जाने लगा। और उसके पीछे यह रहस्य बताया जाने लगा कि ये उपलब्धियां, सभी उपलब्धियां मानव के द्वारा कृत हैं। अब मानव ने अपने जब बौद्धिक चिंतन के दौर से जब वह गुजर रहा था तो इनका वह संग्रह कर रहा था और इनको संकलित करते हुए कार्य कर रहा था या इनको प्रयोग में ला रहा था। तो ये एक प्रकार से ऐसा दौर था जिस पे प्रारंभिक इतिहासविदों ने संग्रहालयों के माध्यम से उन अभिलेखों को, पुरानिधियों को खोजते हुए संग्रहालयों में स्थापित करते हुए उस डार्क एज को संपूर्ण रूप से समाप्त करते हुए पुनर्जागरण के दौर में, रिनेसा के युग में, पुनर्जागरण के दौर में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन पुरानिधियों को अन्य इतिहासकारों ने और अन्य इतिहासविदों ने और दार्शनिकों ने किस प्रकार से परिभाषित किया और एक नए दृष्टिकोण में इतिहास की व्याख्या की कि इतिहास किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए और उसमें मानववाद का प्रयोग किस प्रकार से दिखाई देता है, जिसमें हम देखते हैं फ्लेवियो बियांडो जो मानववादी इतिहास के दृष्टिकोण में या मानववादी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में इतिहास की व्याख्या करते हैं और उन्होंने पुरातत्व को एक नवीन शिक्षा का विज्ञान, जिसे आर्कियोलॉजी के हम दृष्टिकोण में देखा जाए तो आर्कियोलॉजी के एक नवीन शिक्षा का विज्ञान की संज्ञा दी है। और इसके साथ साथ फ्लेवियो बियांडो के साथ साथ हम देखते हैं अन्य इतिहासकारों ने इसकी व्याख्या की कि इतिहास में पुरातत्व का प्रयोग करते हुए एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया गया था। अब एक नवीन दृष्टिकोण वह दृष्टिकोण था जिसमें इतिहास के नए दृष्टिकोण में व्याख्या की जा सकती है, जो कि एक प्राथमिक स्रोत के माध्यम से की जा रही थी। तो फ्लेवियो बियांडो ने सर्वप्रथम पुरातत्व को नवीन विज्ञान के दृष्टिकोण में देखने की व्याख्या की है और इसकी पुस्तक डेकार्ट्स, जिसकी एक पुस्तक होती है डेकार्ट्स, जो कि उस समय के मानववादी इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण कृति मानी जा सकती है। और इस पुस्तक को इसके साथ साथ यह भी कहा जाता है डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर के नाम से भी इसको जाना जाता है। द डिक्लाइन ऑफ द रोमन एम्पायर के नाम से इस पुस्तक को भी जाना जाता है। ये क्यों कहा जा सकता है, इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि रोम का 5वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के इतिहास की व्याख्या इसमें की जाती है फ्लेवियो बियांडो के द्वारा डेकार्ट्स के माध्यम से। और इस रोम के पतन, जो राजनीतिक पतन और इसके साथ साथ उस पे पोप की सत्ता और उसके साथ साथ रोम में पोप के अधिकारता के पश्चात उसके पतन किस प्रकार से होता है, इसकी संपूर्ण व्याख्या इस पुस्तक में की गई है।
इसके साथ साथ गिब्बन की द डिक्लाइन ऑफ द फॉल रोमन एम्पायर, द डिक्लाइन ऑफ द फॉल रोमन एम्पायर पुस्तक के साथ साथ गिब्बन के साथ भी इसकी तुलना की जा सकती है। गिब्बन नामक इतिहासकार में द डिक्लाइन ऑफ द फॉल रोमन एम्पायर। तो हम इसको एक प्रकार से उसके समकक्ष मान सकते हैं। गिब्बन ने जिस प्रकार के इतिहास की व्याख्या की है और बताया है कि किस प्रकार से रोम की सत्ता का पतन होता है और उस पतन में क्या कारक उत्तरदायी होते हैं और राजनीतिक स्वरूप में ईश्वरीय सत्ता का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने आर्कोलॉजिकल के माध्यम से हम देखते हैं, आर्कोलॉजिकल और साथ ही साथ हम देख सकते हैं लिब्बी की पुस्तक और अन्य पुस्तक के माध्यम से और या टेसिडस की पुस्तक के माध्यम से रोम के बारे में वो बताने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से वो पतन होता है। तो अतीतकालीन व्याख्या जो पुस्तकें हैं उन्हीं के माध्यम बनाते हुए इन्होंने इतिहास लिखा था। अब एक अन्य इतिहासकार के बारे में भी चर्चा करेंगे जो फिलोसफर भी हैं, दार्शनिक भी हैं, इतिहासकार भी हैं, जिसे लियोनार्डो ब्रूनी के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने हिस्ट्री ऑफ द फ्लोरेंटाइन पीपल के बारे में बताया है और इसको कहा जाता है फ्लोरेंस का इतिहास लेखन। इसको दूसरे नाम से यह भी जाना जा सकता है फ्लोरेंस का इतिहास लेखन, जो कि यूरोपीय इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में एक अच्छी या महत्वपूर्ण पुस्तक भी कही जा सकती है। तो लियोनार्डो ब्रूनी के द्वारा जो फ्लोरेंस का या हिस्ट्री ऑफ द फ्लोरेंटाइन पीपल के बारे में बताया गया है, तो एक प्रकार से यह पुस्तक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखी गई पुस्तक है। अब हम इस पे देखते हैं, फ्लेवियो बियोंडो ने अपने अतीत के माध्यम से भी इतिहास की व्याख्या की थी, लेकिन इन्होंने एक नवीन दृष्टिकोण अपनाया जो इतिहास लेखन की परंपरा में एक नए दृष्टिकोण को स्थापित करते हुए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास लेखन की व्याख्या भी कहा जा सकती है। इनको आधुनिक इतिहासकार के रूप में भी जाना जाता है। अगर हम देखते हैं लियोनार्डो ब्रूनी को कहा जाए तो आधुनिक इतिहास के व्याख्याता के रूप में या विद्वान के रूप में भी इसकी प्रशंसा की जाती है कि इन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखा था। और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, इतिहास में मनोवैज्ञानिक वैचारिक दृष्टिकोण का प्रभाव किस प्रकार से दिखाई देता है, इसके पुस्तक में अवश्य देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि इस पुस्तक के माध्यम से यह बताता है कि इतिहास में जो इतिहास की जो व्याख्या अगर देखी जाए तो हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म के माध्यम से ऐतिहासिक समालोचना के माध्यम से इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। उन्होंने इतिहास के हर एक तथ्य को इतिहास के दृष्टिकोण में उसकी आलोचनात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया और उसके साथ साथ मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाने की बात कहता है। जैसे कि स्वयं के दृष्टिकोण में यह बताता है कि जब एक समाज विकसित होता है और समाज और संस्कृति विकसित होती है तो उस पे उसका क्षेत्रीय प्रभाव अवश्य दिखाई देता है और उस क्षेत्रीय प्रभाव में मानव उस प्रभाव से प्रभावित अवश्य होता है। इसके साथ साथ अगर हम चर्चा करते हैं कि वह क्षेत्रीय प्रभाव किस प्रकार से दिखाई देता है, तो हर एक व्यक्ति पर उसका क्षेत्रीय प्रभाव के साथ साथ ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या बनता है। जैसे कि हम एक कह सकते हैं राष्ट्रवाद का उदय या राष्ट्रभक्ति का उदय कैसे हुआ, तो राष्ट्रभक्ति का उदय उस क्षेत्र के उस शासक के द्वारा उस राज्य में किस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं और किस प्रकार से राष्ट्रवादिता, जैसे कि रोम के पतन के लिए या रोम के उदय के लिए किस प्रकार से राष्ट्रवादिता हावी है, उसके लिए समाज किस प्रकार से प्रभावित करता है। तो समाज एक प्रकार से उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन या दृष्टिकोण, उसका मनोवैज्ञानिक अध्ययन या दृष्टिकोण दिखाई देता है। और इस दृष्टिकोण में अगर हम अन्य चर्चा भी करते हैं कि किस प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण इनके दिखाई देता है, तो वो एक प्रकार से समाज जो कि इतिहास को समाज और समाज के साथ साथ राजनीतिक और राजनीति के साथ साथ वहां के दार्शनिकों और साहित्यकारों का भी प्रभाव दिखाई देता है। जैसे कि हम देख सकते हैं निकोलो मैकियावेली के बारे में,
उन्होंने किस प्रकार से अपने इतिहास लेखन में उनका इतिहास में राष्ट्रवादिता या साहित्य में राष्ट्रवादिता दिखाई देती है, उनके कविताओं के माध्यम से, कहानी के माध्यम से किस प्रकार से राष्ट्रवादिता प्रभावित करती है, वह दृष्टिकोण दिखाई देता है। अगर किसी देश में राष्ट्रभक्ति या कोई युद्ध या किसी प्रकार का आक्रमण होता है तो उसमें राष्ट्रभक्ति के गीत चलाए जाते हैं और राष्ट्रभक्ति के गीत से एक समाज प्रभावित होता है और समाज उस पर आंदोलनरत हो जाता है और अपने देश को आजाद करने के लिए अग्रसर होता है या दूसरे देश पे हावी होने के लिए अग्रसर होता है। तो वह प्रभाव एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। आगे हम अन्य इतिहासकार की भी चर्चा करेंगे, जिसपे हम देख सकते हैं निकोलो मैकियावेली के संबंध में। निकोलो मैकियावेली के संबंध में इनकी एक पुस्तक होती है डिस्कोर्सेस। तो डिस्कोर्सेस पुस्तक के माध्यम से अगर हम देखें निकोलो मैकियावेली के संबंध में, तो वह एक पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसमें लिब्बी के संभाषणों, मतलब लिब्बी के द्वारा जितने भी पुस्तकें हैं, जर्मेनिया एग्रीकोला या लिब्बी का हिस्ट्री ऑफ रोम और अन्य टैसिटस की जर्मेनिया एग्रीकोला और साथ ही साथ लिब्बी की हिस्ट्री ऑफ रोम और हिस्ट्री, खासकर अगर देखा जाए डिस्कोर्सेस में तो हिस्ट्री ऑफ रोम के बारे में वर्णन मिलता है और जो कि एक लिब्बी की पुस्तक है। और लिब्बी के पुस्तक को 10 भागों में विभाजित करके देखा जा सकता है, 10 चैप्टर्स में, और इन 10 चैप्टर को इन्होंने लेक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश की है। थोड़ा निकोलो मैकियावेली के बारे में बता दिया जाए। ये राजनीतिककार, पॉलिटिशियन, पॉलिटिक्स हिस्टोग्राफी या हम कह सकते हैं दार्शनिक, फिलोसफर, हिस्टोरियंस और लिटरेचर या अन्य क्षेत्रों में नाटककार, बहुत सारे क्षेत्रों में इनको ज्ञान प्राप्त था। तो सभी क्षेत्रों में इनको नॉलेज प्राप्त होने के साथ साथ एक अच्छे इतिहासकार और दार्शनिक भी माने जाते हैं। तो अपने इतिहास लेखन में अक्सर वह संभाषणों का प्रयोग करते हैं और पहली पुस्तक जब वह लिखते हैं तो वो उसमें लिब्बी के भाषणों के माध्यम से प्रस्तुतिकरण करते हैं कि किस प्रकार से रोम के साहित्यिक रूप से और राजनीतिक रूप से क्या प्रभावित करता है रोमवासियों को या रोम के इतिहास को। आगे हम इस पे चर्चा करेंगे कि इन्होंने 3 भागों में 3 लेक्चर में ही अपने संपूर्ण हिस्ट्री ऑफ रोम, जो लिब्बी की पुस्तक है, डिस्कोर्सेस के माध्यम से संपूर्ण करता है और इसमें बताता है कि किस प्रकार से रोम का पतन होता है लिब्बी के द्वारा। और लिब्बी महोदय ने जो रोम के पतन के बारे में व्याख्या की है तो वो एक प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्य दृष्टिकोण के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से रोम का पतन होता है और उस पे दैवीय या ईश्वरीय सत्ता या पोप की सत्ता किस प्रकार से हावी हो जाती है, उसी कारण से रोम का पतन हो जाता है। तो यह इनका दृष्टिकोण होता है, उसी के बारे में वह व्याख्या करते हैं। डिस्कोर्सेस के साथ साथ अन्य 2 पुस्तकों के बारे में और व्याख्या मिलती है, जिसमें 2 पुस्तकों के बारे में देखा जाए। एक तो डिस्कोर्सेस हो गई, दूसरी पुस्तक हो गई द प्रिंस। और यह पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है जो विशेषकर रोम और यूरोप के सभी क्षेत्रों में रहने वाले राजकुमारों के बारे में इतिहास लिखा गया है और इसका वर्णन उन्होंने अतीतकालीन पुस्तकों से और बहुत सारे दृष्टिकोण में जो कि रोम के बारे में लिखी जाती है उनसे वह लेता है और यहाँ पर रोम के राजनीतिक के बारे में और राजकुमारों के बारे में, राजवंशों के बारे में वह वर्णन करता है। इसके साथ साथ वह तीसरी पुस्तक लिखता है द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, द हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, या कह सकते हैं हम फ्लोरेंस का इतिहास भी वह लिखता है। और इसके बारे में यह पुस्तक बहुत ही प्रसिद्ध होती है, खासकर इसलिए प्रसिद्ध होती है, एक पुस्तक राजनीतिक दृष्टिकोण में लिखी जाती है और उस राजनीतिक दृष्टिकोण में उन्होंने फ्लोरेंस के इतिहास को 5वीं शताब्दी से लेकर वह 15वीं शताब्दी तक का इतिहास लिखता है और इसमें वहां के राजनीतिक गतिविधियों के बारे में विस्तृत वर्णन करता है।
अब हम निकोलो मैकियावेली के बारे में अगर कहें, यह पुस्तक के बारे में जो हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस के बारे में लिखा है, इसके बारे में कुछ कमियां भी दिखाई देती है। वो कमियां यह है, प्रारंभिक दौर का जब इतिहास लिखता है 5वीं शताब्दी से प्रारंभ से लेकर, जिसमें 9वीं 10वीं शताब्दी तक वह इतिहास लेखन का वर्णन करता है, तो उसमें प्रथम दौर के इतिहास लेखन को वह स्वयं के दृष्टिकोण में बताने की कोशिश करता है, जबकि वो प्राथमिक दौर का इतिहास लेखन उन्होंने या तो लिब्बी की पुस्तक से लिया है या टेस्टिटस के माध्यम से और जर्मेनिया एग्रीकोला उन पुस्तकों के माध्यम से उसका वर्णन किया है, जिसे वो स्वयं का बताता है और अंतिम दौर के इतिहास लेखन को स्वयं को दृष्टिकोण को प्रस्तुतिकरण करता है। और विशेषकर यह राजनीतिक दृष्टिकोण में लिखा गया इतिहास है, तो ये उसकी कमी भी दिखाई देती है इस इतिहास लेखन में, जबकि वह अतीत के माध्यम से वह इतिहास की व्याख्या करता है। निकोलो मैकियावेली के बारे में यह भी कहा जाता है कि इतिहास लेखन के दृष्टिकोण में इन्होंने जो दृष्टिकोण अपनाया था वो एक प्रकार से दार्शनिक दृष्टिकोण था। और यदि इतिहास की अगर हम व्याख्या करते हैं कि उसके सत्यता के करीब जाना आवश्यक होता है, तो इतिहास या तो सत्य हो सकता है या दार्शनिक। या हम कह सकते हैं इतिहास में दार्शनिक दृष्टिकोण ना अपनाकर वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करते हुए उसे सत्यता के करीब जाना चाहिए, और इन्होंने दार्शनिकता का प्रयोग किया है। और दार्शनिकता का प्रयोग करते हुए जब फ्लोरेंस का वह इतिहास लिखते हैं और उसमें फ्लोरेंस के इतिहास के बारे में जब बताते हैं, तो वहां पर पोप की सत्ता या पोप के द्वारा किस प्रकार से, जैसे हम कह सकते हैं अंधकार युग के बारे में भी उन्होंने चर्चा किया है, जिसमें 5वीं शताब्दी के पश्चात का इतिहास लेखन के बारे में वर्णन करता है, जिसमें पोप की सत्ता या राजनीतिक रूप से किस प्रकार से हावी हो गई थी उसके बारे में वो वर्णन करता है। तो इसके लिए वो बताता है कि कहीं ना कहीं देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति उसके ऊपर प्रभावित होती है, स्वयं उसके बारे में बताने की कोशिश करता है। इसके लिए वह जनता या समाज ही जिम्मेदार होती है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और उसका कारण वह अन्य इतिहासकारों के द्वारा यह भी बताया जाता है, निकोलो मैकियावेली का दृष्टिकोण होता है वह अपने देश के प्रति या फ्लोरेंस या रोम के प्रति उसकी देशभक्ति और राष्ट्रवादिता ज्यादा प्रभावित होती है। इसी दृष्टिकोण में उसका इतिहास लिखा जाता है। लेकिन एक कह जा सकता है कि संपूर्ण दृष्टिकोण में इनके इतिहास लेखन का दृष्टिकोण उचित ही था उस समय के अनुसार, जो मानववाद को प्रभावित कर रहा था, जो फ्लोरेंस के इतिहास को लिखा था। और उसके दार्शनिक दृष्टिकोण में उन्होंने पोप की सत्ता समाज में किस प्रकार से प्रभावी होती है और व्यक्तियों ने किस प्रकार से कार्य किया, वह उस पर दिखाई देता है। उस प्रकार का इतिहास हम इस पे कह सकते हैं। इसके पश्चात हम फ्रांसिस्को गुरसार्डिनी के बारे में भी चर्चा करेंगे। फ्रांसिस्को गुरसार्डिनी के बारे में यदि कहा जाए कि उनका इतिहास लेखन किस प्रकार से दिखाई देता है, तो उन्होंने भी इटली का इतिहास लिखा था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्ट्री ऑफ द वार, जिसे हम हिस्ट्री ऑफ द इटली के रूप में भी कह सकते हैं, जिसके अन्य नाम के रूप में भी ये भी मिलता है। इटली का इतिहास लेखन या फ्लोरेंस का इतिहास लेखन या इटली के इतिहास लेखन के रूप में इसकी व्याख्या मिलती है। तो इस दृष्टिकोण में यदि इनके इतिहास लेखन की व्याख्या की जाए, तो इन्होंने अपना दृष्टिकोण निकोलो मैकियावेली से अलग अपनाया था, और इस पे उन्होंने कहा था किसी भी एक इतिहासकार को सत्यता के करीब जाना चाहिए और फैक्ट खोजना चाहिए। और फैक्ट खोजने के लिए वह इतिहास में क्रिटिसाइज करने की विधि, या हम कह सकते हैं इतिहास में फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म की जो चर्चा मिलती है, एक प्रकार से ऐतिहासिक समालोचना की चर्चा मिलती है, दार्शनिक समालोचना की चर्चा मिलती है, जिससे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं किसी भी इतिहास को। तो उन्होंने इटली के इतिहास को, जो कि हम कह सकते हैं फ्लोरेंस के इतिहास को उन्होंने लिखा था और रोम के इतिहास की चर्चा की थी, तो उन्होंने इटली के इतिहास को उसी प्रकार से लिखा था, और जिसमें रोम के पतन के संबंध में और इसके साथ साथ ही उसके विकास के संबंध में और किस प्रकार से समाज हावी होता है, इसके बारे में भी वह चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से इनके इटली के इतिहास लेखन का दृष्टिकोण एक प्रकार से ऐसा दृष्टिकोण होता है जिसमें वह वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठता का प्रयोग करते हैं, और यह कहते हैं किसी भी एक इतिहासकार को सत्यता के करीब जाना चाहिए और किसी राजनीतिक या समाज से प्रभावित नहीं होना चाहिए, जैसे कि मैकियावेली के द्वारा है, और इस पे साथ साथ ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
फ्रांसिस्को सार्डनी के बारे में कि उन्होंने एक नवीन दृष्टिकोण में इतिहास लिखा था, जो एक प्रकार से सही दृष्टिकोण कहा जा सकता है और मानववाद के दृष्टिकोण में एक अच्छे इतिहासकार के रूप में इनकी संज्ञा दी जा सकती है। फिर एक अन्य इतिहासकार के बारे में चर्चा करते हैं, जीन बॉडिन के बारे में। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द मेथड्स फॉर द इजी कंप्रेंशन ऑफ हिस्ट्री, द मेथड्स फॉर द इजी कंप्रेंशन ऑफ हिस्ट्री। इसके साथ साथ इन्होंने दूसरी पुस्तक भी लिखी थी, हिस्ट्री ऑफ द रीजन ऑफ किंग हेनरी VI। तो हम पहले देखते हैं द मेथड फॉर द इजी कंप्रेंशन ऑफ हिस्ट्री पुस्तक में उन्होंने क्या व्याख्या की है। तो इसके दृष्टिकोण में जो पहली पुस्तक का दृष्टिकोण अपनाते हैं वह एक प्रकार से समाज में नवीन दृष्टिकोण होता है इतिहास लेखन का, और वह नवीन दृष्टिकोण होता है भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है, अब इसे देखना पड़ेगा। हमें इसे बताने के लिए कह सकते हैं कि इन्होंने इस पुस्तक में जियोग्राफिकल हिस्ट्री राइटिंग के बारे में चर्चा करते हैं। जियोग्राफिकल अप्रोच से इतिहास लेखन या भौगोलिक दृष्टिकोण से इतिहास लेखन की व्याख्या करते हैं। तो इनका दृष्टिकोण क्या होता है, पहले यह समझना आवश्यक होता है। उन्होंने बताया था जीन बॉडिन एक प्रकार से वैज्ञानिक इतिहासकार भी हैं, उन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाया है। इसके साथ साथ इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ वैज्ञानिक और दार्शनिक अप्रोच अपनाते हुए इतिहास लेखन की वह व्याख्या करते हैं। वह कहते हैं कि इतिहास पे कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से समाज प्रभावित होता है। जैसे कि पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति का जो नेचर होगा और उसका व्यवहार होगा और उसके कार्यशैली होगी वो उसी प्रकार से होगी। कहीं ना कहीं वो समाज उस क्षेत्र के रूप में अलग से प्रभावित करता है। और इसके साथ साथ कह सकते हैं दक्षिण भारत की संस्कृतियां दक्षिण भारत के लोगों को अवश्य प्रभावित करती हैं। तो पहाड़ पे रहने वाले और दक्षिण भारत में रहने वाले या उत्तर पूर्व के रहने वाले व्यक्तियों का व्यवहार और कार्यशैली अलग अलग प्रकार से होंगी और उसका स्वभाव समाज में ही प्रभावित करता है। तो हम कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशन के रूप में वो समाज प्रभावित होता है और उसी के अनुरूप वह व्यवहार करता है और इतिहास में उसी दृष्टिकोण में हमें ऐतिहासिक अध्ययन करना चाहिए। तो उन्होंने इस मेथड्स को इजी कंप्रिहेंशन ऑफ हिस्ट्री मेथड्स में उन्होंने इसी प्रकार की व्याख्या की है कि किस प्रकार से एक इतिहास लेखन को इतिहास खोजना चाहिए। और इसके साथ साथ यदि हम कहा जाए कि जीन बॉडिन के बारे में, तो अपनी पुस्तक में उन्होंने जो व्याख्या प्रस्तुत की है तो इब्न खालदून ने 150 वर्ष पूर्व, इनसे 150 वर्ष पूर्व ही इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर दी थी, जो कि 10वीं और 11वीं शताब्दी में उन्होंने अपनी व्याख्या प्रस्तुत की थी। उन्होंने भी कहा था कि व्यक्ति के व्यवहार पर कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से और समाज पर वो भौगोलिक और समाज प्रभावित रहता है, उसी के अनुरूप वह कार्य करता है, समाज को उसी के अनुरूप देखना चाहिए। इसके साथ साथ मॉन्टेस्क्यू जो 200 वर्ष पश्चात आता है आधुनिक इतिहास लेखक के रूप में, 17वीं 18वीं शताब्दी में मॉन्टेस्क्यू का इतिहास लेखन का दृष्टिकोण, तो वह व्याख्या जो 200 वर्ष पश्चात उससे प्रसिद्धि मिलती है, उस व्याख्या के उन्होंने उस दृष्टिकोण में 15वीं और 15वीं शताब्दी में ही प्रस्तुत कर दिया था कि किस प्रकार का इतिहास लिखा जाना चाहिए। इसके पश्चात उन्होंने हिस्ट्री ऑफ द रीजन ऑफ द हेनरी VI के बारे में बताया था और हेनरी VI के बारे में उन्होंने पोप के बारे में, पोप की सत्ता में राजनीति किस प्रकार से प्रभावित होती है और राजनीतिक दृष्टिकोण क्या अपनाना चाहिए, कह सकते हैं इस पे उन्होंने अपना दृष्टिकोण एक राजनीतिक और समाजशास्त्रीय अप्रोच अपनाया था। निष्पक्ष होकर बताता है कि किस प्रकार से पोप की सत्ता ने या ईश्वरीय सत्ता ने किस प्रकार से आधिकारिक रूप से उसके इतिहास की व्याख्या करते हैं और वह समाज को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, इस प्रकार का दृष्टिकोण वह दिखाई देता है। अब हम देखते हैं कि मानववादी इतिहास लेखन में अलग अलग, जैसे कि फ्लेवियो वियांडो के बारे में, लियोनार्डो बुनी के बारे में, निकोलो मैकियावेली के बारे में, फ्रांसिस्को गुसार्डनी के बारे में और जीन बॉडिन के बारे में और इसके साथ साथ अन्य इतिहासकारों के बारे में भी हमने चर्चा किया था। तो उन्होंने एक प्रकार से इतिहास में मानववादी दृष्टिकोण अपनाया था, उसी दृष्टिकोण में इतिहास की व्याख्या किए थे। अब हम देखते हैं कि ये एक प्रकार से संपूर्ण दृष्टिकोण में उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जा सकता है,
ओवरऑल असेसमेंट के रूम में हम इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कि मूल्यांकन के रूम में उसके मेरिट और डिमेरिट्स की भी चर्चा करेंगे कि वह इतिहास लेखन का जो मानववादी इतिहास लेखन का दृष्टिकोण कितना उचित रहता है और किस दृष्टिकोण में कितना अनुचित पाया जाता है। तो हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, मानववादियों ने एक प्रकार से अंधकार युग से निकालकर उस अंधविश्वास को नवीन दृष्टिकोण में, जिसमें पुरातत्व और मानव के द्वारा किए गए कार्यों की व्याख्या की उन्होंने, और उन व्याख्या को अभिलेखों और दस्तावेजों के माध्यम से और इसके साथ साथ हिस्टोरिकल क्रिटिसिज्म, जिसे ऐतिहासिक समालोचना के माध्यम से, फिलोलॉजिकल क्रिटिसिज्म के माध्यम से, दार्शनिक समालोचना, जिसे हम दार्शनिक समालोचना के रूप में देखते हैं, उसके माध्यम से इतिहास की व्याख्या करते हैं। तो ये ऐसा इतिहास लेखन का दृष्टिकोण होता है जिसको क्या, क्यों, कैसे और साथ ही साथ उन दस्तावेजों के माध्यम से, जो पुरातत्व के दस्तावेज हैं, उसके माध्यम से प्रूव करके बताया जाने लगा कि इतिहास क्या है। लेकिन हम इसके अगर नकारात्मक स्वरूप को देखें तो वहां पर देखते हैं कि उन ऐतिहासिक दस्तावेजों को एक शॉर्टली ही खोजने की कोशिश की जाती है, संपूर्ण खोजने की कोशिश नहीं की जाती है। जैसे कि हम निकोलो मैकियावेली के रूप में अगर हम देखते हैं तो लिब्बी की ही पुस्तक से उन्होंने अपने पुस्तक के बारे में लिखा था, जिसे कि फ्लोरेंस के हिस्ट्री राइटिंग के बारे में बताते हैं, फ्लोरेंस का इतिहास लेखन या रोम का इतिहास लेखन, और उसको लिब्बी की पुस्तक में, जिसकी 10 पुस्तक होती हैं, उसी के माध्यम से उन्होंने रोम के पतन के बारे में बताया था। तो और इसके साथ साथ निकोलो मैकियावेली के बारे में भी यह कहा जाता है, उन्होंने इतिहास की जो व्याख्या की थी वो साहित्यिक दृष्टिकोण से की थी, और साहित्य में भी अतीत की व्याख्या की। वो कहता है कि अतीत जैसा होगा उसी अतीत से हम भविष्य की भी पुनर्निर्माण कर सकते हैं, और अतीत का एक सीक्वेंस चलता है, उसी से भविष्य बनता है और वर्तमान फलीभूत होता है। तो उसके लिए उन्होंने अतीत की ओर जाने की कोशिश की, और अतीत में जितने भी दस्तावेज हैं उन्हीं को वो खोजकर या उन्हीं के माध्यम से इतिहास की व्याख्या करते हैं। एक संकुचित दृष्टिकोण ओवरऑल ये भी दिखाई देता है इनके इतिहास लेखन में, मानववादी इतिहास लेखन में। उन्होंने सिर्फ कुछ ही पुरातात्विक वस्तुओं या हम साहित्य खोजों को खोजकर या उन्हीं दस्तावेजों के माध्यम से इतिहास लेखन की व्याख्या करते हैं, जो एक प्रकार से क्षेत्रीय इतिहास लेखन दिखाई देता है। उन्होंने नए खोज, नए दस्तावेजों और नवीन दृष्टिकोण से इतिहास की व्याख्या करने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसमें नवीन नए नए खोजें या उत्खनन कार्य और किए जाने चाहिए। जो दस्तावेज संग्रहालय में रखे थे या जिन दस्तावेजों को पहले से या संग्रहालय में पुरानिधियों को एकत्रित कर लिया गया था, उसी के माध्यम से ही इतिहास की व्याख्या कर रहे थे। आवश्यकता यह थी कि और भी अधिक इतिहास लेखन लिखने के लिए अन्य क्षेत्रों में वह उत्खनन कार्य, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के माध्यम से और पुरानिधियों के माध्यम से उसकी व्याख्या करते तो वह उचित होता। इसके साथ ही हम देख सकते हैं अन्य इतिहासकारों में जीन बोडिन, उन्होंने जो मेथड्स अपनाया था वह मेथड तो सही था, लेकिन वह एक सीमित दायरे तक, संकुचित रूप से सीमित दायरे तक ही रह गया। जब ये समस्याएं इस प्रकार की दिखाई देने लगी तो इतिहास एक सीमित हो गया, मानववाद तक ही सीमित हो गया। अब इतिहास या मनुष्य के बारे में कहा जाता है कि एक बौद्धिक चिंतन का प्राणी है। मनुष्य एक बौद्धिक चिंतन का प्राणी है, वह चिंतनशील है और वह चिंतन करता रहता है। जब ये बौद्धिक चिंतन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो उस प्रक्रिया में वह नवीन खोजें उस समय चली जा रही थी जो 15वीं-16वीं शताब्दी में है, और उन नवीन खोजों के दृष्टिकोण में भी इतिहास की नवीन व्याख्याएं दिखाई देने लगती हैं। जो नवीन व्याख्याएं आती हैं तो उसमें विज्ञानवाद अधिक प्रभावी हो जाता है, और विज्ञानवाद जब अधिक प्रभावी हो जाता है तो विज्ञान के दृष्टिकोण में इतिहास की दार्शनिक विचारधारा स्थापित की जाती है, जिसे हम कह सकते हैं फिलॉसफी ऑफ साइंस और फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री एंड साइंस अप्रोच, जिसमें हम इतिहास के वैज्ञानिक और दार्शनिक दृष्टिकोण में इतिहास को देखते हैं। तो नया टॉपिक जो आगे आपके नेक्स्ट व्याख्यान में बताया जाएगा वो एक प्रकार से इतिहास लेखन की वैज्ञानिक विचारधारा, जिसमें हम रेने डेकार्टेस के बारे में बताया जाएगा, जिसमें साइंटिफिक अप्रोच से और साइंस का दार्शनिक दृष्टिकोण में डेकार्टेस ने किस प्रकार से इतिहास की व्याख्या करते हैं उसका विस्तृत वर्णन अन्य व्याख्यान में किया जाएगा।